आप अपने बेटे को बोलते हो ना, तू गलती से आ गया, हमने पैदा नहीं किया है तुझे। वो बांसुरी वादक हाँ। इस लल्लू लाल पे तो खामखाई पैसे खर्च कर रहे हैं। तू गलती से आ गया, हमने पैदा नहीं किया तुझे। शांत किया, बहुत काफी शांत किया। और मैं वो आंख कुरेद कर निकालता हूँ। ये निकालते हैं मुझे, और फिर जब मेरा गुस्सा आना शुरू हो जाता है तब इसको लग जाता है कि अच्छा ये निकाल के लेके आ गया मैं इनको। लेकिन एक किस्सा है जब आपने एक बार पार्टी के बाद फोन कर दिया था। उन्होंने फोन उठाया और अपनी भारी आवाज में बोला, हेलो। मैंने कहा, नसीर साहब बोलिए, मनोज मियाँ इतनी रात को कैसे? मैंने कहा, आई लव यू सर। इतनी बड़ी हो गई हो, ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा, तो एक बार कैमरे के आगे बोल देते थे। क्या उम्र है तुम्हारा? 21 है? 21। अभी तो बहुत छोटी है। गोलियां और गालियां, इनका तो बहुत पुराना नाता रहा है। तो लगता है कि हर तरफ से सबने उसकी आवाज़ को दबा दिया है, लेकिन श्रीकांत तिवारी ऐसा है कि वो उसकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता है। आपकी नेटवर्थ 175 करोड़ रुपए बता। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार। तो मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए। गाइस, इस साल फिल्में आप लोग देखते हो? मैं भी देखता हूँ, हमारा तो काम ही है ये, फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, वो फिल्में बनाते हैं। एक फिल्म थी जिसे मैंने रिव्यू किया और 5 में से 4.5 स्टार दिए, वो इनकी थी। फिर एक फिल्म आई जिसे 4 स्टार दिए, वो भी इनकी थी। और अब एक और फिल्म आ रही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है, वो भी इन्हीं की है। उसके सबसे पहले तो बहुत ही शानदार, मतलब आई हैव नो वर्ड्स, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने वो देखी है जी। और मैं अभी उसके इम्पैक्ट में ही हूँ, जो आपकी एक्टिंग, उसमें जो आपके एक्सप्रेशंस एंड डायरेक्टर साहब, फैब जॉब। तो गाइस, एक तो फिल्म देखनी है। मतलब आई थिंक मेरा मानना है कि जब मैंने पहले वाली 2 फिल्में भी रिव्यू की थी कि अगर एक्टिंग को स्टडी करना है तो मनोज वाजपेयी की एक्टिंग आप देखिए। थैंक यू। ये थॉट कहाँ से आया आप दोनों से? मेरा ये सवाल इन्हीं का है। सबसे पहले आप बताएं। तो कमर्शियल थॉट नहीं है। हाँ, मतलब ये एक ऐसा थॉट है जो बहुत सिनेमा से जो प्यार करता है, जो ऐसा सिनेमा बनाना चाहता है कि जो याद रहे, वो बनाएगा ऐसी फिल्म। मेरे लिए सिनेमा भी एक्चुअली सेकेंडरी आता है। पहले तो मेरे अंदर कई सारे सवाल बहुत सालों से हैं कि हम इतनी गलतियां जो करते हैं समाज में, डेवलपमेंट को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, वो क्या हम सुधार पाएंगे? और ये सवाल हम सबको परेशान करती हैं, बट मैं उनका क्या करूं? तो मैं कहानी एक मेरे लिए वो वेसल है जिसमें मैं ये एक सवाल डालता हूँ। सिनेमा तब आता है मेरी लाइफ में जब मैं वो वेसल को तराशने की कोशिश करता हूँ। तो ये बेसिकली वो सवाल है जो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, जो मैंने इस फिल्म के ज़रिए पूछने की कोशिश करी है। ये सर के पास में स्क्रिप्ट लाया था 2016 में, जब हम भोसले बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो तब से अब तक हमारा लंबा एक्चुअली सफ़र रहा है इस फिल्म के साथ। आपसे एक सवाल, जो मैं, इतनी इंटेंसिटी आप लाते कहाँ से? एक इसमें सीन है जिसमें आप छोटे बच्चे को लेके ट्रेन के वॉशरूम में हैं और लोग बाहर से जो हैं खटखटा रहे हैं और आपको उस बच्चे को बचाना है। मतलब उस सीन देख के हम जो है एकदम दहल जाते हैं कि ये, मतलब क्या एक्सप्रेशन दिया है। एक में आप भाग रहे हैं, कैमरा जो है वो वैसे ही भाग रहा है जैसे कि कोई एमेच्योर आदमी जो है, वो शायद, मुझे लगता है आपने वहां जानबूझ के उस तरह का शॉट लिया है कि एकदम कोई सिनेमैटिक जो कहते हैं रूल्स होते हैं उनको ब्रेक करते हुए। तो वो इंटेंसिटी कैसे आती, कैसे? तैयारी से आती है। वही तैयारी, क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं, वो जानना चाहेंगे वो उस तैयारी के बारे में। देखिए, हमारी जिंदगी की, मैं बाकी एक्टर्स से जो अलग मेरे साथ में एडवांटेज क्या है कि मेरी जिंदगी बड़ी अजीबोगरीब रही है और बड़ी कमाल की रही है। वो कई सारे रास्तों से होके गुजरी है और कई सारी गलियों में भटकने के बाद कहीं पे पहुंची धीरे धीरे। तो उस रास्ते में आपके अनुभव, आपने जो लोग देखे, लाखों लोग देखे, कई सारी चीज़ें देखी जहाँ पे आप टूटे, गिरे, फिर उठे, फिर अपने आप को संभाला, फिर बिखरे, फिर अपने सारे टुकड़ों को जोड़ा। तो ज़िंदगी में कई सारे भाव से आप खुद गुजरते हैं। तो जब इस तरह के रोल आप करते हैं तो उन सारे भावों को, उन सारे यादों को, उन सारे अनुभवों को
आप वो सारे के सारे अपने आप, जो मेरा कैरेक्टर है दसरू, वो अपने आप उससे जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप अपनी तैयारी पूरी करें, और एक्टर की तैयारी जो होती है वो ऑन गोइंग होती है। और कोई भी एक्टर जो इंटरेस्टेड है अच्छा परफॉर्मेंस देने में, कोई भी एक्टर जो इंटरेस्टेड है और सीखने में और कुछ नया करने में, वो लगातार स्क्रिप्ट पढ़ता है, कई बार पढ़ता है और कई सारे नोट्स बनाता है। कुछ एक नोट्स उसके जहन में होते हैं, कुछ एक वो लिख लेता है। लेकिन एक कैरेक्टर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप ये पहला स्टेज को पूरा करें, फिर कैरेक्टर बनने की यात्रा शुरू होती है। और कैरेक्टर बनता एक दिन में नहीं है, और उस पर लगातार 25 दिन अगर आप सोचते रहो, फिर पढ़ते रहो, नोट करते रहो, फिर कुछ करने की कोशिश करो, कुछ यादों को लेके आओ, कुछ चीज़ों को अंदर तलाश करो, वो करते करते अचानक 25 दिन के बाद आपको लगना शुरू हो जाता है कि बीच बीच में आपका ऐसा लगता है जैसे आप बेहोशी से उठ रहे हैं और आपको लगता है कि आप किसी और जगह थे। तो अब आपको एहसास होता है कि अब आपके कैरेक्टर की यात्रा शुरू हो चुकी है, दसरू बनने की जो सही जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। फिर आप उसी मेंटल स्टेट में रहते हैं। फिर इनका वर्कशॉप का कॉल आता है, रीडिंग का कॉल आता है, डायलॉग कोच है, दाढ़ी बढ़ाना, ये सब चीज़ें तो आप हासिल कर लेते हो। लेकिन कैरेक्टर के अंदर किसी गुफा में जाने के जैसा है। वहाँ पे जाने में डर लगता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वहाँ का एक्सपीरियंस क्या होगा और वहाँ से आप निकलेंगे कैसे। तो जाने में भी डर लगता है, वापस निकलने में भी डर लगता है कि आप मैं निकल पाऊँगा इससे, या कितने समय तक ये मेरे साथ रहेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अमूमन वो हर उस एक्टर में होता है जो अंदर डूब कर अभिनय करने की कोशिश करता है। मतलब हीरोइज्म इसमें आपने अलग तरह का दिखाया है। इसमें मनोज वाजपेयी गोली नहीं चलाते हैं, इसमें वो अपने बच्चे को जब बचाते हैं तो हाथ भी जोड़ते हैं, वो बार बार गोली नहीं चलाने की विनती करते हैं। हाँ, तो जब ऐसा हीरो आप प्रेजेंट करते हैं, मतलब कई तो ऐसे हीरो, इन्होंने गोलियां भी बहुत चलाई हैं, गोलियां और गालियां इनका तो बहुत पुराना नाता रहा है। तो पर यहाँ एकदम वो हीरो एक्चुअली वो शब्द हीरो से मैं बचने की कोशिश करता हूँ कि हमारी फिल्म में हीरो के बारे में कभी नहीं होती, और वहाँ एक विलन नहीं होता। तो एक पात्र की कहानी, एक नॉर्मल कॉमन इंसान की कहानी है, ऐसे लोगों की कहानी है जो रिप्रेजेंट नहीं होते हमारी कहानियों में और जिनकी सुनवाई नहीं है, जो मैं कहता हूँ कि वो वॉइसलेस है क्योंकि वो चॉइसलेस है। तो उनकी कहानी वॉइसलेस है क्योंकि वो चॉइसलेस है। वाह क्या बात है, ये तो बड़ा बड़ी शानदार। मुझे लगता है ऐसी फिल्में जो होती हैं ना वो स्टडी करनी चाहिए, मतलब दे आर लाइक लाइब्रेरी वाली फिल्में होती हैं कि जिनमें हमें चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो बहुत कम देखने को मिलती हैं। अब बड़े सारे लोग सवाल का इंतजार कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सुबह से बैठे हैं ऑफिस में, घर जाना है उनको। रेखा जी रेखा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपकी जो फिल्म आने वाली है उसका ट्रेलर, फिल्म अभी देखनी है लेकिन ट्रेलर जो है ना बिल्कुल एकदम सांसें थमा देने वाला है। मतलब जैसे जैसे सर ने एक तो एक्सप्लेन भी किया कि वैसे भी आप जब भी आते हैं कमाल करते हैं, और आप आने वाले होते हैं तो हमें उम्मीद ही होती है कुछ कमाल देखने वाले हैं हम लोग। तो एक बहुत अच्छे मुद्दे पर आपने फिल्म बनाई है, वो उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। मेरा सवाल थोड़ा एक हल्का लेते हैं, बहुत गर्मा गर्म माहौल हो गया है कि आपके बारे में किस्से बहुत सारे मशहूर हैं पार्टियों के, पुराने पार्टियों के। क्या किस्सा? अभी आजकल तो आप पार्टी में नहीं जाते हैं, लेकिन एक किस्सा है जब आपने एक बार पार्टी के बाद फ़ोन कर दिया था किसी को तारीफ के लिए। मैं नाम बताऊं? नसीरुद्दीन सर को आपने फ़ोन किया था पार्टी के बाद। तो थोड़ा आप हमारे मोहल्ले में आए, हमारा शो ही है हमारे मोहल्ले में, तो हम लोग चाहते हैं हमारे मोहल्ले में आए, तो एक बार वो किस्सा थोड़ा सा बताएं जो हमारे दर्शक भी सुने कि आखिर क्या था वो किस्सा। आजकल ना सोशल मीडिया पे लोग ना तारीफ करते हुए शर्माते हैं, गाली देते हुए थोड़ा भी नहीं हिचकते हैं। आपने ये देखा होगा ना, इसीलिए वो किस्सा मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत गाली पड़ेगी। लेकिन वो बहुत मजेदार किस्सा है, आप बताएंगे तो लोग मजेदार किस्सा है जी। उन्होंने जो है एक बार, मैं नसीर साहब का मैं बड़ा दीवाना रहा हूँ, उनसे बहुत सीखा है मैंने, उनको देख देख करके बहुत सीखा है। तो एक अजीब तरीके की भक्ति है मेरे अंदर में उनको लेके। तो पार्टी से निकला मैं तो थोड़ा सुरूर में था और नसीर साहब बहुत याद आ रहे थे।
बहुत मिस कर रहा था मैं उनको। तो मैंने फ़ोन लगाया, रात के 11 बज रहे थे उस समय, 11 या साढ़े 11 बजे। तो कोई भी वरिष्ठ अभिनेता जो होता है 11 साढ़े 11 बजे वो एकदम गहरी नींद में होता है। उन्होंने फ़ोन उठाया और अपनी भारी आवाज़ में बोला, हेलो। मैंने कहा, नसीर साहब बोलिए मनोज मियाँ, इतनी रात को कैसे? मैंने कहा, आई लव यू सर। नहीं, थैंक यू, बताइए आगे बताइए। मैंने कहा, सर आज मैंने जो परफॉर्मेंस दिया है ना सर, जो आपसे सीखा था उसी को देख के दिया था। ठीक है, वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने पी कितनी है? मनोज में आप सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। तो ये प्रेम है हमारा। एक समय में हम लोग ऐसा किया करते थे, अभी तो अब वो समय जा चुका है। अभी आप लोग कर रहे होंगे वो सब, या नहीं कर रहे होंगे तो कीजिए। नहीं सर, अभी तो रात 11:30 बजे बॉस को फोन कर दिया अगर, तो फिर हाँ, हमने अगले दिन नौकरी ढूंढ रहे हो। अगले दिन आपकी तरह तो कर नहीं सकते ना, फैमिली मैन की तरह। नहीं, जिससे आप, जो आपके बड़ा करीब हो, उसको कीजिए। अपने प्रेम का इजहार करना कोई बुरी बात नहीं है अपनी, और थैंक यू बोलना तो बिल्कुल बुरी बात नहीं है, जिनसे आपने सीखा है कि नहीं? जितना बोलो कम है। जितना बोलो कम है। अच्छा, वैसे मनोज सर का वो जो फैमिली मैन वाला सीन था, उससे कौन कौन इंस्पायर हुआ था कि अगले दिन जाके मैं ऐसा करूंगा? सही बताना, हाथ खड़े करके। अरे तुम लगती भी हो रणचंडी। लक्ष्मीबाई लगती हैं ये पूरी। सर वैसे रियल लाइफ में ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, किसी बॉस के साथ या किसी उसके साथ आपने मतलब कहा हो कि बहुत हो गया यार? मेरे झगड़े बड़े होते थे, क्योंकि मैं बड़ा गुस्से वाला आदमी था और मेरा टेम्पर बहुत ज़्यादा, बहुत ही गरम मिजाज का आदमी हुआ करता था मैं। तो मुझे पता था कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, और ये पूरा टेम्पर का इशू जो है वो मेरे जर्नी का हिस्सा रहा हुआ है। और कहीं ना कहीं एक गुस्सा इस बात का था कि समाज बराबर में क्यों नहीं है, समाज में सब बराबर के क्यों नहीं है, समाज में जिसको काम आता है उसको काम मिलता क्यों नहीं। मतलब उसके कारण बहुत थे, जिसको एंग्स्ट बोलते हैं ना, तो वो एंग्स्ट बहुत ज़्यादा रहा हुआ है, अभी भी है। लेकिन अब चूँकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मैं घुसा और काफ़ी डीप गया, तो वो सब चीज़ें अब थोड़ी स्पिरिचुअलिटी ने आपको मतलब काफी शांत किया, बहुत काफी शांत किया। और मैं वो आंगस्ट कुरेद कर निकालता हूँ। ये निकालते हैं मुझे, और फिर जब मेरा गुस्सा आना शुरू हो जाता है तब इसको लग जाता है कि अच्छा ये निकाल के लेके आ गया मैं इनको। जब ऐसे एक्टर होते हैं तो डायरेक्टर का थॉट प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि अपने आप में इतने गजब के परफॉर्मर हैं कि मतलब चेंज होती है। मेरी स्क्रिप्ट इनके आने के बाद भोसले और जोरम रीराइट हुई है, क्योंकि भोसले का एक मैं किस्सा सुनाऊंगा। पहली ड्राफ्ट जो मैंने लिखी थी 2011 में, इनसे 3 साल मिलने के पहले, उसमें भोसले कैरेक्टर के 48 लाइन थे, फाइनल फिल्म में 11 हैं, और वो लाइंस भी नहीं है, वो 1 या 2 शब्द। इन्होंने अपनी लाइनें कम करवा दी। नहीं, मैंने कम करी। यही कम कर देता है, क्योंकि ये साइलेंस में इतना बोल जाते हैं, इनकी बॉडी इतनी बोल जाती है, इतना बोल जाता है कि मुझे डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो बहुत सिनेमैटिक हो जाती है वो फिल्म। मुझे लगता है जोरम में भी डायलॉग कम है। बहुत आपने ये बात बोली तो मुझे ये बात रियलाइज हुई कि हाँ, डायलॉग्स बहुत कम हैं, और जो एक्सप्रेशंस हैं और जो आंखों से जो चीजें कही गई हैं, तो ये 2 वे प्रोसेस है। इट्स कॉन्स्टेंटली द एक्टर इज इन्फॉर्मिंग द फिल्म इज इन्फॉर्मिंग द एक्टर। अगला सवाल किसी स्टूडेंट का ही लेंगे आप? हाँ बिल्कुल, रेखा जी वरिष्ठ होने का फायदा उठा रही हैं यहाँ पे। सबको मौका मिलेगा यहाँ। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर हमारे संस्कार में ही राजनीति होती है, मतलब उठते बैठते चाय पानी खाना स्कूल, हम हर समय राजनीति की बात करते हैं, और बहुत सारे स्टार्स आए भी हैं आपके यहाँ से राजनीति में। 2024 में इलेक्शन आने वाला है, तो क्या कभी आपके जहन में ऐसा ख्याल आया कि मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ? पहली बार तो ये कि मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं है, कहीं से भी नहीं। मुझे लगता है कि ये जन्म जो है मेरा पूरे तरीके से एक अभिनेता का है, और अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद मेरे सारे डायरेक्टर्स ने या इस इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स ने मेरा 25 से 30% ही यूज़ किया है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर में देने के लिए बहुत कुछ है,
और उसको मैं इस जीवन में उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं जिस जगह से आता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने, हमारी परवरिश का हिस्सा है राजनीति। और मैं बहुत ही ईमानदारी से मैं आपको एक बात बोलूं, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट बहुत अच्छा हूं। मैं अभिनेता अच्छा हूं चाहे नहीं हूं, मैं कल आप आते ना इंटरव्यू के लिए तो पैनल पे बैठा लेकिन मैं कभी नहीं बैठूंगा। बहुत सारे आप ही लोगों के मित्र हैं जो आपके साथ काम करते हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं कि मनोज भैया आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा। हाँ, तो ये हमारी बातचीत जो है बहुत होती है। आप ही के एरिया से बहुत सारे लोग हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बड़ी गहन उस पर बातचीत होती है और बड़ी डीप बातचीत होती है। तो जो पॉलिटिक्स जो हमारे हिंदुस्तान का है, तो आप भी जानती हैं, आप जहाँ से आती हैं, कि हमारे यहाँ पर सिर्फ काम करना आपको जिता देने भर के लायक नहीं होता है। आप बहुत सारे और फैक्टर होते हैं हर एरियाज़ के, जहाँ जिसके कारण एक उम्मीदवार जीत के आता है, और वो सारी बातचीत होती है। तो उसमें, और मेरी बचपन से जिस परिवार में जन्म हुआ, इसके कारण मेरी पॉलिटिक्स पे बात करने में बहुत रुचि है, पॉलिटिक्स को एनालाइज करने में बहुत रुचि है, किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की जर्नी को फॉलो करने में बड़ी रुचि रहती है मेरी। लेकिन पॉलिटिक्स में आने को लेकर के 25 साल हो गए। जब जब चुनाव आते हैं तब मेरे बिहार में और मेरे शहर में एक अफवाह उड़ती है हर बार, क्या चुनाव लड़ने वाले? मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। और हर बार कोई ना कोई उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा जो दोस्त होता है, उसका एक फ़ोन कॉल आता ही आता है, क्योंकि वो चिंता में पड़ता है वो कि मनोज वाजपेयी सच में तो नहीं लड़ रहा है, क्योंकि वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी पार्टी से लड़ रहा होता है। तो उसको दिलासा देना पड़ता है कि मैं नहीं आ रहा हूँ क्योंकि वो चिंता में पड़ जाता है कि ये ना आ जाए। लेकिन ये 25 साल से, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो अपने लोकसभा का चुनाव हो, हर बार एक क्वेरी आती ही है सारी पार्टियों से कि क्या मेरी रुचि है आने की कि नहीं आने की। इतना ही मैं बता सकता हूँ आपको। आगे का फिर अगले इंटरव्यू के लिए भी कुछ छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, आप। हेलो सर। हेलो सर। सर माय क्वेश्चन टू यू इज अपना नाम भी बताइए, अपने कॉलेज का नाम भी बताइए। माई सेल्फ पलक बंसल, आई एम फ्रॉम GKFTII, गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि हम लोगों ने आपको आपके इमोशनल किरदारों में देखा है, एज अ फैमिली मैन देखा है, और उसमें आप बहुत अच्छे दिखे हैं और आपने अपने एक्सप्रेशंस और अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बहुत कुछ लोगों को कन्वे किया है। तो मेरा सवाल आपसे ये कि हम लोग आने वाले समय में आपको किसी रोमांटिक या फिर कॉमेडी फिल्म में देखेंगे? रोमांटिक देखने के लिए जुबैदा जरूर देखिएगा, और कॉमेडी देखने के लिए सूरज पे मंगल भारी जो है, वो बहुत अच्छी कॉमेडी फिल्म है, जो कि लॉकडाउन में जब खुला था पहला वाला तब रिलीज़ हुई थी, और करीब 1 साल तक सारे सिनेमाघर ने उसको अपने पास रखा था, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण या कोरोना के कारण लोग इस फिल्म के अलावा जब भी जाते थे थिएटर में, जितने लोग भी जाते थे, सिर्फ वो सूरज पे मंगल भारी देखने के लिए जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इतनी परेशानी में, इतनी मिजरेबल कंडीशन में हमें हंसना है, हमें डार्क चीज़ें नहीं देखनी है। वो आप ज़रूर देखिएगा, वो ZEE5 पे है। बाकी आगे आने वाले समय में कुछ एक और चीज़ें हैं, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी आपको रोमांटिक, यार मैं क्या बोलूँ, सिर्फ देवाशीष ही लिख सकता है मेरे लिए रोमांटिक, क्योंकि हीरोइन किसको लेंगे? हीरोइन किसको लेंगे? देखेंगे, क्योंकि रोमांस जो है हर तरीके का होता है। सिर्फ आपकी उम्र में रोमांस हो ऐसे तो जरूरी नहीं है ना, है ना? तो जो मेरी उम्र का रोमांस होगा कुछ अलग होगा, और जाहिर सी बात है उस अलग तरीके का रोमांटिक फिल्म लिखने के लिए देवाशीष माखीजा जैसा माइंड चाहिए, या फिर अनुराग कश्यप जैसा पागल दिमाग चाहिए, है ना? तो यही 2 लोग कर सकते हैं। मुझे लगता है गुलमोहर में भी जिस तरह का रोमांस था, हाँ, वो भी बड़ा मैच्योर रोमांस था, बड़ा शानदार रोमांस था। वो क्या था, 60 साल के आदमी, उसकी वो वाइफ था, मतलब वो एक जो केमिस्ट्री थी वो बड़ी प्यारी थी। हाँ या ना, ये सारा जो बातचीत उनकी बहुत ही प्यारी बातचीत थी। जी, आप।
Okay, so my name is Khushi Pandey. I am from GKFTII, Gulshan Kumar Institute of Film, Television and Institute of India. So मेरा जो क्वेश्चन है कि हमने आप सबसे ज़्यादा फेमस जो हम जानते हैं कि गैंग्स ऑफ वसेपुर से हुई है, ठीक है, उसमें आपका जो रोल था फैमिली को प्रोटेक्ट करना, फैमिली का नाम के लिए था, और जो आपका अभी जो रोल है जो मूवी में, वो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि आप प्रोटेक्शन के लिए ही लड़ रहे हैं। तो दोनों जो कैरेक्टर्स आपके उसमें क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों डिफरेंट क्लास के हैं, दोनों डिफरेंट कल्चर के हैं, दोनों की दुनिया बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। श्रीकांत तिवारी एक कह सकते हैं कि एक ऐसे क्लास से आता है जिसने जिसको ये स्ट्रगल कभी नहीं करनी पड़ी कि आगे का खाना कैसे आएगा, उसके ज़मीन, उसके ज़मीन पे ख़तरा नहीं, गांव के घर पे कोई ख़तरा नहीं, तो और वो जंगल का रहने वाला नहीं, ये ट्राइबल आदमी बाहर के पूरी सिविलाइजेशन से, सभ्यता से बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसको पता ही नहीं है बाहर में हो क्या चल रहा है, क्या है ये दुनिया, ये ट्रेन क्या होता है, हवाई जहाज़ शायद देखता होगा दसरू और सोचता होगा कि ये लोहे की चिड़िया उड़ कैसे रही है। तो दोनों के जो कल्चरल डिफरेंस जो है ना वो, और सोशली भी बहुत ही अलग तरीके का है। दसरू एक ऐसा आदमी है जो लगता है कि हर तरफ से सबने उसकी आवाज़ को दबा दिया है, लेकिन श्रीकांत तिवारी ऐसा है कि वो उसकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही काबिल, पढ़ा लिखा इंसान है वो, और सारे उसको एक्सपोजर है दुनिया के। दसरू को जंगल के अलावा कुछ पता नहीं है, और जब वो जंगल से बाहर निकलता है तो एक मजबूरी में निकलता है, और जंगल में वापस जब आता है तो वो भी एक मजबूरी में ही वापस आता है। एक मुझे याद आया, इसमें एक सीन आता है जब वो अपने छोटे से बच्चे को, इन्फेंट को, जंगल में कुछ खिलाता है। वो क्या खिलाता है और कैसे खिलाता है वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। मतलब वो आप हिल जाते हो कि छोटे से बच्चे को जंगल में क्या खिलाएगा। ये मतलब किस तरह से आपने वो सीन सोचा कैसे? मतलब छोटे बच्चे के लिए तो लोग दूध ढूंढते हैं। हाँ, बट आदिवासी गाय का दूध टच नहीं करते, क्योंकि गाय का दूध बछड़े के लिए होता है। तो वो चाय भी पीते हैं तो बिना दूध के पीते हैं, जैसे मैं पी रहा हूँ। तो समवेयर दैट मोमेंट केम फ्रॉम द फैक्ट कि ये बाप अभी सिर्फ बाप नहीं रहा, उसको माँ बनने की भी ज़रूरत है। तो ये माँ बनने की कोशिश करता है, क्योंकि कल रात तक ये बच्ची माँ का दूध पी रही थी। मतलब लेकिन मैं अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे वो रिकॉल हो रहे हैं वो सीन्स, जो मतलब वो बहुत इम्पैक्टफुल सीन वो मुझे लगा था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल सीन। क्योंकि छोटे बच्चे को जब हम कहीं 2 घंटे के लिए बाहर लेके जाते हैं, सबसे बड़ी टेंशन ये होती है दूध की बोतल। अगला प्रज्ञा, पूछ लो तो भी पूछ। हेलो सर, आई एम स्नेहा गुप्ता फ्रॉम GKFTII। आपका एक बहुत फेमस डायलॉग है गैंग ऑफ वसेपुर से, इतनी बड़ी हो गई हो ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा। तो एक बार कैमरे के आगे बोल देते तो सेम उसमें सेम एक्सप्रेशन। अरे बच्चों के साथ शो करने का यही फायदा, हम नहीं पूछते हैं। कितना ही मतलब कितनी शर्मिंदगी होगी मुझे, आपको पता है, हैं? क्या उम्र है तुम्हारा? 21 है? 21। अभी तो बहुत छोटी हो। बड़े भी हैं। ब्याह का क्या जरूरत है? इंतजार करेंगे तुम्हारा। डायलॉग बहुत अच्छा था। थैंक यू। उस तरह से बोल दिया मैंने, अभी हो गया। इम्प्रोवाइज कर दिया उसको नए तरीके से इम्प्रोवाइज, नए तरीके से कुछ नया सुनो। चलिए अगला प्रज्ञा। हेलो सर, Hello. दिस प्रज्ञा झा और मैं झारखंड से हूँ। अरे वाह। I want to ask, what was that one thing that intrigued you to say yes to this film? ओके, एक नई दुनिया, एक कंप्लीटली नई दुनिया जो जिससे कि पूरा हिंदुस्तान बिल्कुल अनजान है। वो शायद एक आदिवासी के बारे में जान, लेकिन उसको पता नहीं है आदिवासी होना क्या होता है। और इतनी एंगेजिंग स्क्रिप्ट,
देवाशीष मखीजा ने लिखी है। आपके सीनियर ने देखी और आप उन्हीं के मुंह से सुन सकते हैं। अब बेसिकली एक इतनी इंगेजिंग है कि आप, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बिल्कुल रुक नहीं पाया, मैं लगातार पढ़ता चला गया। फिल्म भी जो लोग देख रहे हैं, शेखर कपूर साहब ने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं फिल्म के अंदर कब चला गया। तो इस तरीके की अगर स्क्रिप्ट आपके पास आती है तो आपके पास और कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि आप इस फिल्म को कीजिए। And we can't wait to watch the movie. Please watch the movie and also make sure that you take 10 people, 15 people, 20 people with you. Yeah, please. All ages. Good afternoon, sir. Sir, my name is Durgesh Singh. एंड मेरा सवाल आपसे पहले तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लव योर फिल्म चॉइसेस। थैंक यू। एंड सर मेरा सवाल आपसे ये है, अगर कोई सीरीज़ या मूवी का आप किसी मूवी या सीरीज़ में आप एक्ट करना चाहें तो वो कौन सी होगी उसके सीक्वल में? सीक्वल में? हाँ। मैं अपनी फिल्म के? नहीं सर, किसी और के। यार मैं सच में चाहता हूँ ना कि एक फिल्म है, आप लोग कभी यूट्यूब पे खोजना है, कहीं खोज लेना, गुरुदत्त की एक फिल्म थी साहब बेबी गुलाम, और मैंने बचपन में देखी थी, बहुत छोटा था मैं, तब से लेकर आज तक जब भी मौका लगा मैं हमेशा देखी है वो फिल्म, और वो एक नॉवेल पे बेस्ड है, तो उस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एक दूसरी फिल्म है तीसरी कसम, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ये 2 फिल्में मस्ट हैं आप लोगों के लिए, आप लोग ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि हम कितनी बढ़िया फिल्में बनाते थे, हम बहुत बढ़िया फिल्में बनाते थे। हम उस देश में, उस फिल्म के देश के दर्शक हैं जो हम सही मायने में हम लोग सही ढंग की फिल्में देख नहीं रहे हैं। जो आपका जनरेशन है वो सही ढंग की फिल्में देख नहीं रहा है, और जब ये फिल्म देखेंगे, ये सब फिल्में, तो आप सोचेंगे कि उस जनरेशन के, मेरे भी पीछे के जनरेशन के लोग कितने भाग्यशाली थे कि वो इस तरह की फिल्में देखते थे और इस तरह की फिल्में हिट भी होती थी मेन स्ट्रीम ऐसी फिल्में तो जरूर देखिए आप। गुरुदत्त साहब तो मुझे लगता है अपने वक्त से बहुत आगे की सोचते थे, चाहे वो चाहे वो कैमरा एंगल हो। आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ इस थॉट से। क्या है ना, वो हर आर्टिस्ट जो एक्चुअली बहुत ही ठोस और ओरिजिनल आर्टिस्ट है, वो एक्चुअली सिर्फ उस वक्त की सोसाइटी पे रिएक्ट करता है। They are the most in tune with their times, they're not ahead of their times. But क्योंकि हम उनको recognize नहीं करते, वो मर जाते हैं, फिर हम कहते हैं he was ahead of his times, क्योंकि हमने उनको recognize नहीं किया। He was actually that artist who reflected his times the most beautifully and accurately। वो टाइम हमने देखा। हाय, आप आ गए। हेलो सर, सबसे पहले मेरा नाम दिव्यदीप है और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए और अभी की मूवी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले सर मैं ये बोलना चाहूँगा, बिफोर आई आस्क का क्वेश्चन, मेरे को एक बात आपसे बोलनी है कि इस दुनिया में 4-5 महान हस्तियाँ ऐसी हैं जो मेरे बकेट लिस्ट में है और जिनको मैं मतलब ज़िंदगी में मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहता था या देखना चाहता था सामने। उनमें से आप बहुत ऊपर हैं उसमें। थैंक यू। उसमें, और ये बात बिल्कुल सच है, बस 4-5 ही हैं, उसके अलावा कोई और आए जाए मुझे उससे उतना वो नहीं होता। तो क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, बहुत सारा काम देखा है, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने आपके इंटरव्यूज़ ऑलमोस्ट सारे सुने हुए हैं। मतलब मैं किसी भी इंटरव्यू से निकाल के आपको कुछ भी याद दिला सकता हूँ, आप भूल जाओ तो। और ये बिल्कुल सच बात है। उसमें से, और मुझे ये भी पता है कि जिस किस्से का जिक्र अभी हुआ था यहाँ पर कि आपने नसीर जी को फ़ोन कर दिया था, वो आपने एक बार कपिल शर्मा शो में भी बताया था और सबसे पहले आपने उसका जिक्र वहीं पे किया था। अच्छा, ये एक किस्सा मैं पूछूं? हाँ जी। मेरा नाम अमित भाटिया है सर। एक अमित भाटिया ने इनकी मदद की थी पेरिस जाने में। नहीं, पता? नहीं वो सर सारे नहीं देखे हैं इसने, मैंने देखे हैं। सर मैं ऑलरेडी नर्वस हूँ। हाँ, तो मतलब ये कि, और आपने ये भी बताया था कि एक ज़माना था जब ज़्यादा फ़ोन चले जाते थे, आपने ये भी कहा था। हाँ। ये उसी इंटरव्यू के दौरान। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तो मतलब मैं आपकी जर्नी से और आपके रियल में अब जैसे हूँ ना, मैं उससे ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में आपकी 2-4 क्वालिटीज़ उतार पाऊँ तो ताकि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँ। तो इस वजह से मैं उस चीज़ को लेकर बहुत मोटिवेट, आपसे मैं मोटिवेशन लेता हूँ व्हेन आई एम डाउन इन लाइफ। तो ये सच बात है बहुत। और मैं सर, अब मैं सवाल पे आता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सवाल ये है मेरा सर कि अब आपको इतने साल हो गए काम करते हो, इतने ज़्यादा साल हो गए, आपने ऑलमोस्ट हर तरह का किरदार कर लिया। आपने डार्क रोल्स भी किए हैं, आपने अलग तरह के रोल्स भी किए हैं, और मैंने कई बार आपको एक्टिंग के बारे में भी जब आप बात करते हो, मैंने उसमें भी देखा है। तो अब इतने सालों बाद, इतना काम करने के बाद, अब आपको किसी भी कैरेक्टर में अडाप्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है, या पहले से आप किसी भी कैरेक्टर में अडाप्ट होना आसान हो गया, या अभी भी उतना ही चैलेंजिंग लगता है? चैलेंजिंग होता है अमित,
बहुत क्योंकि कैरेक्टर में घुसना जो है ना आसान काम इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या रास्ता अपनाएं ताकि कैरेक्टर जल्दी आसानी से मिल जाए। वह कैरेक्टर तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, तभी आपने हाँ बोला है, लेकिन रास्ता नहीं मिल पाता है, वो अप्रोच नहीं मिल पाता है कि इसको किस तरीके से अप्रोच करें ताकि ये एक नया अनोखा बने। तो उसके अंदर में घुसने के लिए बड़े रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, या रास्ता कौन सा सही रास्ता है, कई बार वो तय करता है कि मेरी परफॉर्मेंस क्या होगी। वो अलग अलग, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ, बेसिक चीज़ है कि आप स्क्रिप्ट को कई बार पढ़िए और जब जब उसमें कोई नई चीज़ मिले उसको नोट डाउन कीजिए। बाकी हर एक्टर का अपना तरीका अलग होता है। मेरी हमेशा से हर फिल्म के साथ में ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि मैं स्क्रिप्ट बहुत बार पढ़ता हूँ। जी। उत्साह सर, वैसे वो अमित भाटिया वाला किस्सा आपको बताना चाहिए। जी, अमित भाटिया मेरा अब तो वो गुजर गए, लेकिन अमित भाटिया जो ऐसे आदमी थे जो अपने दोस्तों की बहुत मदद किया करते, और मैं थिएटर करता था तो बैरी जॉन के कारण मुझे पेरिस जाने का मौका लग रहा था, वहाँ पर एक शो करना था और वहाँ पर थिएटर वालों के साथ में इंटरेक्शन था और मैं बहुत डेस्परेटली जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अमित भाटिया ने वो उस पैसे का इंतज़ाम कराया था। वो उनकी बहन जो थी वो इंडियन कॉन्सुलेट में काम करती थी और उनको फ़ोन किया, उसने कहा कि तुम जाके उनसे ले लेना। ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन उतने ज़रूर थे कि कम से कम जब मन करे तो मैं एक कॉफ़ी पी लूँ, जब मन करे तो किसी जगह जा कर के बैठ कर के कुछ खाना खा लूँ। लेकिन उस पैसे ने उसने काफ़ी मदद की। पहली बार मैं विदेश जा रहा था और विदेश में देखा कि वो एयर फ्रांस की फ़्लाइट थी, तो ट्रॉली लेके जाते हैं वो लोग ड्रिंक्स की। तो उसने मुझसे कहा कि क्या पियोगे, तो मैंने कहा कुछ नहीं। मुझे लगा कि ये पैसे लेगी। जब मैं वहाँ चला गया तो पता ये चला कि वो फ्री में देते हैं। और जब वापस आ रहा तो मैं, आपको पता ही है फिर क्या हुआ होगा मेरा। बड़ा अफसोस होता है ऐसे में। आते समय मैंने उसकी भरपाई कर ली थी। अच्छा। अब जैसे कई बार ऐसे होता है कि हमने कुछ बुक नहीं किया है तो हम आपस में डिस्कस करते हैं कि अच्छा क्या है क्या नहीं है, इतने में आपके पास वो उसमें इतनी खुशी हो जाती है कि मतलब क्या ही हासिल हो गया। नहीं, और दूसरी बात है कि फ्री की चीज हर किसी को अच्छी लगती है। ये तो है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा। मुझे कुछ हद से ज्यादा फ्री में आप हर चीज जस्टिफाई भी कर लेते हो। हाँ, ये तो चाहिए ही था। अभी दिवाली वाली जब चल रही थी तो मैंने 2 जगह ट्रैवल किया, तो उन्होंने एक वो दिवाली का हैम्पर टाइप सा ऐसे ही मुझे दे दिया। क्या सबको नहीं दे रहे थे, अच्छा मुझे पता नहीं क्यों दिया, कुछ होगा कुछ हिसाब किताब, तो बड़ा अच्छा लगा। था उसमें कुछ नहीं, कुछ बिस्किट और चॉकलेट वॉकलेट थी, लेकिन वो ऐसा स्पेशल फील हो गया ना कि पता नहीं क्या ही मिल गया। आइए भाई साहब, आपका सवाल। हाँ, कैमरा एंगल मत खराब कीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, आप बाकायदा बाइज्जत पूछिए। अच्छा, पहले उत्साह को पूछना है, वो बहुत देर से वेट कर रही है। हाँ, पूछिए। हेलो सर, माय नेम इज उत्साह फ्रॉम ABP लाइव इंग्लिश। फर्स्टली ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। एंड सर, इसमें आपने एक छोटे बच्चे के साथ काम किया है एंड आपने जैसे बोला कि बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तो इस रोल के लिए आपने किस तरह से तैयारी की? नहीं, इस रोल के लिए तो ये था कि इन्होंने 2016 में सुनाया था। उसके बाद मैं भोसले हम जब बना चुके तो उसके बाद हमने बहुत इंटरेक्शन, और देवाशीष के साथ क्या होता है कि कुछ एक चीज़ें मेरी बहुत आसान कर देता है। ये बैक स्टोरी या बहुत सारे जो उसके नोट्स हैं ये लिख करके ये मेरे पास में छोड़ देते हैं, और मैं जब भी फ्री टाइम होता है मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, या उसमें कुछ चेंज करना होता है तो मैं हल्का सा चेंज भी करता हूँ। लेकिन शुरू की तैयारी से ये मुझे बचा देते हैं, क्योंकि ये खुद इतना रिसर्च किए रहते हैं, खुद ही लिखा है इन्होंने, और तो पूरी कैरेक्टर का विजन इनके पास होता है, और उससे पता चल जाता है कि ये जो डायरेक्टर है ये कैरेक्टर को कैसे देख रहा है। तो स्क्रिप्ट पढ़ना, इनके नोट्स पढ़ना, बैक स्टोरी, फिर बैक स्टोरी को थोड़ा सा ऑल्टर करना, फिर अपने नोट्स बनाना, ये सब करते करते कम से कम ये हो जाता है कि मैं कोई भी रोल बहुत मुश्किल होगा मुझे जहाँ पे मुझे अपना ग्राफ ना हो।
मुझे अपना ग्राफ एक दिखता जब है ना, तब मुझे लगता है कि मैं इस कॉन्फिडेंटली इस परफॉर्मेंस को कर पाऊंगा। तो मैं सबसे ज़्यादा जो अवेयर रहता हूँ एक चीज़ को लेकर के कि मेरी कैरेक्टराइजेशन का एक ग्राफ हो, एक उसको उसकी कंसिस्टेंसी हो, वो कहीं से भी छोड़ूं नहीं मैं, ताकि किसी को ये न लगे कि अरे यार पहले सीन में तो इन्होंने ये किया था और 8वें सीन में इन्होंने ये किया है, ये कैरेक्टर कैसे आ गया। तो एक ग्राफ होना, उसकी कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं आपके कुछ इंटरव्यूज़ पढ़ रही थी, तो उसमें आपने बोला कि बहुत टेम्परेचर ज़्यादा थे शूट करने में, तो उस सब से आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, जब हम शूट करें तो वैसे भी गर्मी का सीज़न आ गया था, और जब आप ओपन माइन में होते हैं और हम लोग आयरन ओर माइंस में थे, तो वहाँ पे अब उन्होंने वो आयरन ओर निकालना बंद कर दिया था, लेकिन वो डेड माइन होते हैं वैसा। लेकिन माइंस में 5 डिग्री ज़्यादा ही होगा। पहला माइन वर्किंग माइन था। पहला माइन, हाँ, पहला माइन नोवा मुंडी, साउथ नोवा मुंडी वाला जो था वो एकदम वर्किंग माइन था। दूसरा वाला जो था वो डेड था। लेकिन अगर आप इन माइंस में जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर, अगर आपके गेस्ट हाउस में जहाँ से हम ट्रैवल करके आ रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर अगर मान लो 48 डिग्री है, तो यहाँ पे इमीडिएटली 52 डिग्री, 53 डिग्री, कहीं पे 54 डिग्री, समझिए उसमें शूटिंग करना, प्लस पूरी यूनिट वहाँ पे है, धूल, और एक बार आप शूटिंग पे चले गए तो फिर आप ऊपर नहीं जा सकते हो, कोई शेड नहीं। शेड के लिए भी हमको वो जो माइन का जो अंत है वहाँ पे जाके खड़े होना पड़ता था कि शायद सूरज इस तरफ चला गया तो यहाँ पे शेड मिल सकता है। तो उसके चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वही हमारा काम है, और जब वो काम होता है तो वो काम ही आपको डिस्ट्रैक्ट करता है इन सब चीज़ों से। थैंक यू सो मच सर। शुभ्रांश। हेलो सर। हेलो। हम पैसा लाइफ से हैं हम लोग। तो सर एक सवाल था कि हाल ही में आपके जितने मित्र हैं, अमिताभ बच्चन साहब, रणवीर सिंह जी, बॉलीवुड के कई सितारे और अभिनय क्षेत्र के भी कई नाम बड़े बड़े इस समय स्टार्टअप से बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका भी कुछ ऐसा है किसी स्टार्टअप में आपको बहुत पसंद है, इसमें आपको हम आगे देख सकते हैं आपका नाम जुड़ते हुए कि आप एंजल इन्वेस्टर की तरफ एकदम सही प्रोग्राम करते हो तुम, पैसा लाइव चैनल है सर। हाँ, अच्छा चैनल है जी सर। अरे वाह, तो आप बताओ ना कहाँ करूँ मैं कुछ है? तो नहीं, ये तो वही बात होगी सर, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट जिन दिनों चल रहा है, आपका एक एडवर्टीजमेंट जिस दिनों चल रहा है ना, यूनिकॉर्न जो होते हैं ना वो सबसे सेफेस्ट होते हैं, राइट। और कई सारे में यूनिकॉर्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे ही जैसे आपसे पूछा मैंने, ऐसे ही कुछ दोस्त होते हैं वहाँ पूछ लेता हूँ मैं, तो यार थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो किसी सेक्टर में ओरिएंटेड है आपकी, इसी सेक्टर के शेयर्स या किसी इन्वेस्टमेंट देखना है कि वो इन्वेस्टमेंट वगैरह, जो शेयर इन्वेस्टमेंट वगैरह वेल्थ मैनेजर देखते हैं काम, जो एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन यहाँ तक कि जो ऐप्स वगैरह भी जो हैं, जो यूनिकॉर्न ऑलरेडी है उसका तो उसमें सेफ रहता है करना। लेकिन अगर किसी में यूनिकॉर्न बनने की संभावना ज़्यादा है तो ये देखा जाता है कि भाई ये क्या चीज़, ये लोग क्या चीज़ है जिसमें ये डील कर रहे हैं, और उस चीज़ की हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी ज़रूरत है। क्या किसी ने सोचा था कि बुक माई शो इतना बड़ा ऐप हो जाएगा जिसकी ज़रूरत यहाँ पे हर जो है वो हर कोई यूज़ करता है बुक माई शो को। आजकल थिएटर की खिड़कियों पे हमारे समय में इतनी छोटी सी उसमें विंडो होती थी, और उसमें कम से कम 10 हाथ घुसे होते थे, है ना, टिकट लेने के लिए। अब आजकल बुक माई शो है तो देखा जा सकता है कि सब कुछ एकदम अलग हो चुका है। तो बुक माई शो में आप देख रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट करने का? नहीं, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब बुक माई शो का में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो गया। इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे तुम? पैसा लाइव पे उन्हें बताओ, वो कह रहे हैं। हाँ सर, एक सवाल और ये था कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आपकी नेटवर्थ 175 करोड़ रुपए बता। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार। तो बहुत बढ़िया। आपने इसके ऊपर बाद प्रेस रिलीज भी दिया। मैं तो चाहता हूँ प्रेस को आपने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है मेरा। नहीं, मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए। मैं चाहता हूँ ये देखो, उन्होंने जो नेटवर्थ बताया वो ये बताया है कि मनोज बाजपेयी कितना चाहते हैं।
वो नेटवर्थ बताया उन्होंने। तो मतलब सर ये क्या आपकी किसी पिक्चर से किसी डायलॉग से उन्होंने उठा लिया, कोई आपका ऐसा इन्वेस्टमेंट था जिससे एजम्पशन लगा लिया गया कि इतनी बड़ी नहीं, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई जोरम भोसले करके 175 करोड़ का एसेट नहीं हो सकता है। 1.75 का हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 175 करोड़ फैंस जरूर बन सकते हैं। 175 करोड़ के लोगों के दिलों में जरूर उतरा जा सकता है। हम जैसे फिल्म मेकर वो स्टार्टअप हैं जिनमें ये इन्वेस्ट किया। राइट, जवाब आ गया डायरेक्टर साहब की तरफ से कि हम जैसे फिल्म मेकर वो स्टार्टअप्स हैं जिनमें ये इन्वेस्ट। बिल्कुल। ध्वनि। हाय सर, माय नेम इज़ ध्वनि। मैं आपके साथ एक सीन रिक्रिएट करना चाहती हूँ फैमिली मैन से, जिसमें आप अपने बेटे को बोलते हो ना, तू गलती से आ गया, हमने पैदा नहीं किया है तुझे। ये डायलॉग तो हर माँ बाप का है। इसके लल्लू लाल, जब मैं क्या मतलब वो बच्चा आपको बोलता है कि पापा कैन यू गेस दिस सॉन्ग, तो आप बोलते हो बेटा ये बांसुरी भा दे। कहाँ से? हाँ, तो वो बांसुरी वादक। हाँ। इस लल्लू लाल पे तो खामखाई पैसे खर्च कर रहे हैं। तू गलती से आ गया, हमने पैदा नहीं किया तुझे। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बस। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मूवी। और मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आप अपने सक्सेसफुल करियर के एक पीक पे हैं। ऑब्वियसली आपका लाइफ स्टाइल बहुत ही बिजी होता होगा, पर एक दौर ऐसा था जब आप अपने फादर की हेल्प करते थे खेती में। कभी वो बचपन में। हाँ, वो जब भी छुट्टियों में जाते थे ना, तो हम क्या 3 भाई। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा तो कि भेज देते थे कि जाके वो वाला खेत जोत के आ जाओ, ये वाला खेत जोत के आ जाओ। आप उस टाइम को मिस करते हैं, या फिर आपका कभी दिल करता है कि मैं गाँव जाऊँ तो खेतों में वैसे काम करूं? अभी क्या है, देखिए मेरे पिताजी के बहुत सारी जो ज़मीनें थी, और उनके बच्चे बहुत सारे, 6 भाई बहन थे हम लोग। बहुत सारी ज़मीनें तो बीमारी और बेटियों की शादी करने में बिक गए उनके। और जो बचा खुचा है वो भी जो है अब कोई देखने वाला है नहीं। तो जो मेरे 2 भाई हैं वही देखते हैं उसको, क्योंकि दिल्ली से एक ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा अगले दिन सुबह वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे लिए मुश्किल होता है मुंबई से यात्रा करना, लेकिन हाँ, इस बार की सर्दियों की छुट्टी मैं और मेरा परिवार गांव में ही बिताने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और लास्ट में आई जस्ट से कि जोरम जैसी फिल्में बनती तो हैं, मतलब हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें देखें भी। जरूरी ये है कि देखिए वो क्या है, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जितने भी ये स्टूडेंट हैं, अगर ये लोग ठान लें कि जोरम जाके मैं अकेले नहीं देखूंगी, मैं अपने साथ कम से कम 20 लोगों को मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, या 30 लोगों को इस फिल्म तक भेजना है, थिएटर तक भेजना है, तो वो हो जाता है। क्योंकि यही चीज़ तो ये लोग करते हैं ना, जब बड़ी कोई मेन स्ट्रीम फिल्म देखते हैं तो ये लोग यही काम करते हैं। मेरे दोस्तों के साथ कहते हैं, अरे ये फला फिल्म आ रही है, चलना कुछ चिल करेंगे। करते हो ना आप लोग? उसी तरीके से, उसी तरीके का सपोर्ट, उसी तरीके की मेंटरशिप आपको जोरम के लिए दिखाएंगे, तो एक बड़ी महान सी फिल्म बन पड़ी है, बड़ी कमाल फिल्म बन पड़ी है। बिल्कुल आपके देवाशीष, मतलब बहुत ही शानदार। मैं मतलब जब से देखी है मैं हूँ उसके औ में हूँ। शायद मेरे इंटरव्यू में भी आपने महसूस किया होगा। उसके सीन्स, हर चीज़ फिल्म की, मतलब हर चीज़ कमाल है। तो गाइस डू वॉच जोरम एंड थैंक यू सो मच हमारे मोहल्ले में आने के लिए। बड़े सारे आपने किस्से कहानियाँ। अच्छा, इंटरव्यू के बाद भी सर एक लास्ट। सर माय नेम इज़ अमोल सचान और मैं GKFTI से हूँ। सर आपकी एक वेब सीरीज़ आई थी फैमिली मैन, उससे आपकी पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरा पर्सनल लाइफ में तो कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं, हाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि मेरे फैंस ना आप लोगों की उम्र और आप लोगों से ज़्यादा उम्र के थे, लेकिन अब मेरे फैंस बच्चे हैं। तो बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे मेरे पास आकर के कहते हैं, अंकल हमको एक सेल्फी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है मेरे जीवन में। और दूसरा ये कि नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जब भी मैं फ्लाइट में जाता हूँ तो देखता हूँ कि सब लोग जो हैं, फैमिली मैन को सब ने देखा है, और बहुत सारे मेरे OTT की फिल्मों को भी उन्होंने देखा है। तो OTT ने वो चीज़ को बहुत सारा बदला है हम सब लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir.